विश्वास की कोई आवश्यकता जगह नहीं बनती है। और जब मैंने एक बार कह दिया कि ट्रक मालिकों का नाव और नाविकों का जो लोग भी जुड़े हुए हैं सबके सम्मान की लड़ाई आपके बाबा लड़ने की घोषणा करते हैं। और जो लोग भी इन समाज के लोगों के बीच इनके लिए दुष्प्रचार किया है उस दुष्प्रचार को मिटाने का प्रयास करेंगे। वास्तविकता क्या है इसे सरकार से लेकर न्यायपालिका तक में बात को उठाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे जब सत्य और स्वच्छ हृदय से कोई भी आप काम करिएगा, हमने आज तक किया है, उसमें सफलता मिली है। निश्चित तौर पे चिरांद की धरती से जो मैं ऐलान कर रहा हूँ कि यहाँ के ट्रक मालिक, ट्रैक्टर मालिक, नाव नाविक, इनका सम्मान बढ़ेगा। सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और निश्चित तौर पे आज यहाँ से जो मैं जा रहा हूँ, अपने को ऊर्ध्वान्वित करके जा रहा हूँ। मैं ऐसा बार बार कह रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ गांधी के पथ पे चल रहा था, आज मुझे सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस भी हमारे अंदर समाहित हो गए। एसपी, एसडीएम और तमाम अधिकारियों को उसने लिखा तब करने के लिए वहाँ पे 24 आवर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में खनन परिवहन को दिया गया। और जब बाबू सुधाकर सिंह रामगढ़ के विधायक ने अभी सूचना के अधिकार से जब मांगा है, 5 दिन में 1500 ओवरलोड गाड़ी उन मजिस्ट्रेटों के निगरानी से निकल गई, तो क्या रोड मार्ग का, सड़क मार्ग का उपयोग किया या हवा मार्ग का? और उन मजिस्ट्रेटों पर कोई कार्रवाई नहीं की, तबादला हो गया। तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ ना, कार की सीढ़ी नीचे से ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे आती। और जब बालू को बचाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है, तो अन्य मार्ग से क्यों नहीं शुरू हो रहा हो, सबको रास्ते पर लाने का प्रयास होगा। और कितने भी कोई बड़े लोग होंगे, सब लोग जानते हैं कि गुड्डू बाबा के संघर्ष में इट बट नहीं होता है। कोई भी हो, FIR दर्ज करने की आवश्यकता यदि शिखर पर बैठे हुए लोगों पर भी होगी तो वह भी होगा। एक लास्ट सवाल, संपत्ति का जो आकलन किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो क्या इस पे भी कुछ विचार किया जा सकता है? देखिए, रिपोर्ट के माध्यम से तो बताना चाह रहे हैं कि किसने क्या किया है, ये अभी मैं नहीं देखना चाहूँगा। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ट्रक ऑनर एसोसिएशन, ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है, नाव नाविक, इनके सम्मान की रक्षा कैसे हो, बालू को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारी धरोहर है, संपत्ति है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। किसने क्या किया है, जब यह संघर्ष आगे बढ़ेगा तो यह काम पूरा होता है, ये तो सबको पता है। अगर बाबा इस लड़ाई में अगर कोर्ट कल के तारीख में अगर ऐसा होता है कि सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है या खनन जो नीति है, खनन नीति में सुधार नहीं करती है, तो गुड्डू बाबा का अगला कदम क्या होगा? मैंने तो कहा कि सिस्टम के तहत रहकर हम न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएंगे, पटना से लेकर के, पटना उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक। और निश्चित रूप से जब हम व्यवस्था में जो गड़बड़ियाँ आई है, सरकार के द्वारा गड़बड़ी किया गया है, इसके खिलाफ जाएंगे तो सफलता मिलनी है, तय है। एक चीज़ और आपको ध्यान आकृष्ट कराऊंगा, कैमूर टोल प्लाजा का आपने एक न्यूज़ देखा होगा, वहाँ पे बार बार जो टोल के जो है कर्मचारी थे, उन्होंने कन्फर्म करा जो है DM से लेके SDM से लेकर के DSP से लेकर के DMO तक। और बाबा एक मिनट पूरा कर लेता हूँ। सबको कन्फर्म करने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आने के बाद वहाँ पे एक दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया गया। दंडाधिकारी नियुक्त करने के बाद भी 15 दिन के अंदर में 935 ओवरलोडेड ट्रकें वहाँ से पार हो जाती हैं। इसको कैसे देखते हैं विकास चंद्र गुड्डू बाबा? ये मोहनिया टोल प्लाजा पे NHI के DGMO ने लिखा था कि हमारे इस प्लाजा से बहुत ज़्यादा भाई आज का यह कार्यक्रम में सफल बनाने में भाई बैठुड़ा जी, गुरु प्रसाद यादव जी, श्रीकांत सिंह जी, रामजी राय, रंजीत सिंह पत्रकार, श्रीकांत तिवारी पत्रकार, दिलीप पांडे जी,
मोतीलाल यादव जी, नवीन जी जिंदाबाद, सब संगतिया का साथ है मंटू जी। जहाँ बात वहीं से नारा लगाई, माइक खुला बा, कुछ लोग और वहाँ चल जाओ और नारा लगा के या सब हमने का अपना अपना घरे प्रस्थान कर मंचासी ने मेरे गुड्डू बाबा के समक्ष जब मेरे अध्यक्ष महोदय कहे कि आज की भीड़ में कुछ ज्यादा भीड़ होनी चाहिए, तो श्री गुड्डू बाबा का वक्तव्य था कि मुट्ठी भर लोग ही आगे बढ़ते हैं, कारवां तो स्वयं बन जाता है। और मित्रों, आज मुट्ठी भर नहीं, मुट्ठी से कुछ ज्यादा ही लोग हैं और मुझे आशा है कि ये बैठक आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। कुछ ट्रक ऑनर से मेरी जब बात होती तो वे बताते हैं कि अंडर लोडिंग से समस्या बढ़ गई है, मुनाफा कम हो रही है। लेकिन मित्रों, यह विदित है कि कोई भी दवा खाने पर तुरंत उसका, अगर होम्योपैथ दवा लेते हैं, आयुर्वेद दवा लेते हैं, तो दवा भी कुछ समय के बाद ही कारगर होता है। निश्चित रूप से यह नीति आगे चल के दूर नहीं है। आप लड़ते रहिए, आप धरना प्रदर्शन करते रहिए, बिना कोर्ट जाए आपको कोई इसमें राहत मिलने वाली नहीं है। यह आपका जो घर का रोजगार है, इसको बंद करने की साजिश की जा रही है। अभी तो यह कहा जा रहा है कि आपके यहाँ लाल बालू है ही नहीं, जबकि हम बचपन से देख रहे हैं कितना बार अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, कितना बार इसका डाक हुआ है, छपरा में डाक हुआ है। तो 3 महीने बंद कर दी गई। निर्माण कार्य की आप सभी जानते हैं कि सबसे उत्तम क्वालिटी की बालू इन्हीं 3 महीने में निकलती, लेकिन ओकरा के बंद कर दिल गए। और ओकरा जगह कौन सी लेवल गई? पोकलेन मशीन। अब पोकलेन मशीन से 35 फीट गहरा मिल जाता, तो पोकलेन मशीन काहे चलता? तो एक पूरा नोट दे देता खनन पदाधिकारी, तो ओकर मशीन पे चली। राव नाम ना चल, सुन के ढालना है, पूरा तटीय इलाका तबाह हो जाएगा। माने हम कह सकता नहीं कि बलौन टोला गांव के नाम निशान ना रही, चाहे दियारा के तीनों जो पंचायत बा खत्म हो जाए। ओकर एक उपाय बा, नाव चली तो तटीय इलाका भी सुरक्षित रही, किसान के खेती भी ठीक रही, जलीय जीव के भी विस्तार हो। क्या हम बार बार ये बात रोज से कहते नहीं कि जौना नदी में नाव ना चली ओकर अस्तित्व नहीं थे। चाहे नजर उठा के देख ली, अभी बगल में रिविलगंज में चल जाई, रिविलगंज में सूख गई बा, गंडक में जाई, गंडक में रेवा घाट के आगे नाव ना जाई। लेकिन बनारस से लेके कलकत्ता तक आज क्रूज चलता, ओकर यह प्रमाण बा कि नाव चली। तो नाव में जैसे मछली की जरूरी बा, वैसे नाव भी जरूरी बा। तो जल में एक खातिर कोर्ट में जाए के पड़ी, आ कोर्ट में जाए के पड़ी। हमारा बीच में बहुत विद्वान और बड़े पत्रकार लोग भी बा, पर विचार डाली। हम ये कहम कि एक खातिर कोर्ट रुआ जाए, निश्चित तौर पर एनजीटी जो कोर्ट भाई में सुधार की गुंजाइश बा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी नियम नहीं के कि जब नियम बन गए में बहुत सारा सुधार भइल बा, कई बार सुधार भइल बा। एकरो के हम तो राजेंद्र मुक्त होगा, उससे आवागमन सुनिश्चित करूंगा। तो बड़ी जहाजें चलेगी तो क्या आपका पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा? उस समय आपके जीएम कहाँ चली जाती है? राजेंद्र भाई से साहब का जीएम कहते हैं कि मैं लघु खनिज होने का लाइसेंस नहीं दूंगा। जिला पदाधिकारी महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक राजा गांधी से तो नहीं था, तो कोयला भी लघु खनिज में आता है, वो भी माइंस मिनरल एक्ट के तहत है, वो भी माइंस है। और दक्षिण भारत में कोयला एलसीटी घाट पर नाव से आता था। एक राज्य में 2 कानून। उस समय एलसीटी घाट पे जो
कोयला आता था वो भी बालू की ही तरह लघु खनिज है, तो वैलिड था, वो मान्य है। और बालू ढोने में आप कहते हैं कि इलीगल हो गया, अमान्य है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं जब बिहार चरमरा जाता है बाढ़ से, जब जीवन संकट में पड़ जाता है, बड़ी जगहसाई होती है प्रबंधन व्यवस्था की, राजनेताओं की और ब्यूरोक्रेट्स की, तब मुख्यमंत्री कहता है कि नदी में गाद हो गया है तो उसको सफाई करना है। काफी कंट्राडिक्शन है मित्रों, मानने वाले विरोधाभास की तो हद है। एक तरफ बिहार का राज्य मुख्यमंत्री कहता है कि विरोधाभासें कदापि उचित नहीं है। मानव आपका यह क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी समृद्ध था, ये मां गंगा की देन है, ये प्रकृति का अनुपम देन है कि अच्छे क्वालिटी की बालू मेरे अगल बगल ही नदी के तट से निकलता है, यह प्रकृति का अनुपम देन है। एक उद्योगपति से, एक व्यवसायी से, एक पत्रकार पूछा कि आपका देश के विकास में क्या योगदान है। मान्यवर, एक ट्रक जब बनता है, एक उद्योगपति जब ट्रक को बनाता है तो उस ट्रक में बनाने में बहुत से श्रमिक लगते हैं, बहुत से कलपुर्जे बनते हैं, उस कलपुर्जे से एक ट्रक तैयार होता है, उस ट्रक से माध्यम से जो पंचर बनाता है उसका जो उपार्जन होता है, उस पे चालक रहता है, उस पे उपचालक रहता है, उस पे माल का परिवहन होता है, बहुत सारे लोगों का सृजन है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, वो उद्योगपति का कहने का तात्पर्य है कि सकल घरेलू उत्पाद, आप जीडीपी बढ़ाने की बात कहते हो, देश की सर्वांगीण विकास की बातें होती है। आप जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जब लोगों का रोजगार नहीं मिलेगा, आप रोजगार सृजन नहीं करते हो, फिर एक सृजित रोजगार को खत्म करने का आपका कहीं कानूनी अधिकार और कोई अधिकार नहीं बनेगा। शुरू भाई ओवरलोड बंद भाई, ओवरलोड बंद भाई ने अंडरलोड चालू कीजिए। अब का बोलूंगा कि वही के गाँव ने सजा कहाँ से टैक्स दी, कहाँ से किस्तवा, कहाँ से देही इंश्योरेंस ने सजनवा, कमेरी नहीं के होता राजेंद्र बाबू, गाड़ी फाइनेंस से किनल बा, टैक्स मानी ना, इंश्योरेंस मानी ना, बचत होई ना, खाना पर भारी माल चाहिए, रहू चाहिए, नीचहू चाहिए, हर चौक चौराहा चौकीदार देखें ना, कहाँ से दी इंश्योरेंस ने सजनवा, टांग टूटल बड़े, ओडिया खराब बड़े, कहाँ से कौन करी जतन रे सजनवा। सरकार के काला कानून के खिलाफ एक कविता अभी तारा दिखाई का 1 घंटा पहले तब बड़ी कहानी सुनी जो हम बोल के बनी हम, तब बड़ी कहानी नाव बंद हो गई, सड़क पर फाइन बढ़ गई, चोरीगंज से रोजगार बंद भई, जनता महंगाई से कराहे लगा, लोग गांव पर छोटे प्रदेश अहमदाबाद, सूरत, बम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहर में रोटी के तलाश में भटके लगा। एक दिन ऐसा नहीं अपनी पत्नी से खाना मांगे, कौन नैया पर कमात रहे, रुपया चावल दे, 48 रुपए किलो दाल, 110 रुपए, 48 रुपए चावल, 110 रुपए रह के दाल, गोभी के सब्जी जाके चटनी सहित खाते रहे, तो क्या कहता खाना तो खाना घर में नहीं बन लगा खा ली, खाना दो और वही पौगाता, अरे बालू बन भाई कहिए खाना कहाँ से औरतिया का बता दो सही करी कौन, बता दो सही करी कौन हम रुपया, बता दो सही। 5 लाख सम्मिलित लोग बा जैसे प्रभावित हो जाए, नाव बंद हो जाए, तो लोग सभी के न्यूज चैनल से, सोशल मीडिया से बार बार यह पढ़े के पेपर में पढ़े के मिलल कि नाव वाला ही बालू माफिया बा, बालू माफिया बालू चोरा के ले जाता। कभी भी कोई भी मीडिया वाला, कोई भी पत्रकार आज तक ग्राउंड रिपोर्ट जो ना कि हमने के घाट कहिला, जहाँ नाव जौन बाकी आवेला बालू उतारेला, वहाँ आकर के वो मलाह से, वो पलदार से, वो
ट्रक ऑनर से, उ ट्रक ड्राइवर से कोई से आके ना पूछलक कि हाँ जी ई रउआ माफिया बानी, माफिया के घरे जाके जांच करी कि माफिया के घरे का व्यवस्था बा। ओकर बेटा के हाफ पैंट बा तो फुल शर्ट नहीं के, आ फुल शर्ट बा तो हाफ पैंट नहीं के। सबसे पहला चीज नाव अवैध हो गए, नाव अवैध हो गए। सरकार के नजर में वो चीज कैसे होला? आज दारू बंद बा बिहार में, अवैध काहे बा? का इसकी सरकार के ऊपर टैक्स नहीं खेले ना जी, तो नाव के अवैध काहे घोषित कर गए कि टैक्स नहीं खे मिलत। तो ये पहले ना रखो, जो आरा छपरा पुलवा ना बनल है तो ये अवैध ना रहे, ये सुरक्षा से चलत रहे, बहुत बढ़िया चलत रहे। काश कि हमारे उम्र आज मोटा मोटी 32 साल हो गए, 10-12 साल के हम रही तो गंगा जी नहाए जाए तो देखी कि बड़ा सुंदर से नाव पहले लॉगी से खे के आवत रहे, गाड़ी चलत रहे, ओकरा बाद ऊपर मशीन बैठ गए, थोड़ा आधुनिकता आ गई, लेकिन प्रक्रिया आजो हुए बा। इनमें कोई माफिया नहीं के। आ बालू के लिए नाव के लिए अवल बालू पर ही बंदोबस्तधारी द्वारा यार कोई कहल ना कहल, नाव के लिए अवल बालू पर ही बंदोबस्तधारी यहाँ चलान उगाही कैले बा, सरकार के राजस्व दिया बा। यहाँ ट्रक एसोसिएशन के भी लोग बा, ट्रक ओनर लोग भी बा, सब लोग ही बात जानता, लेकिन ये बात के कहे में लोग के डर लगता। काहे कहे में डर लगता भैया? एमे अगर डर तो रउआ खुद मरो। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखले बानी, उपदेश दिले बानी अर्जुन के कि हे अर्जुन, जे अपन सहायता अपने ना करे ओकर सहायता हमहू ना करीला। ऐसे सब लोग से नम्र निवेदन है, आग्रह बा, है बालू व्यवसाय में 5 लाख लोग नाविक से लेकर के मजदूर तक सम्मिलित बा, लेकिन यहाँ इतने भी होने के चाहिए। नाव चली आ ठीक बा, वो भैया चलल, ओकरा बाद सब लोग भुला गए। अब रउआ कहतन कि ओकर कोर्ट के अथी निकाली तो वकील भी होई, रउआ चाहम तो वो निकल जाई। आ बार बार कोनो बात में रउआ सरकार से पूछी ना, सरकार से पूछी कि माफिया के इजाजत के कैलक, आज नाव कट जाता। रउआ एक आदमी कोई गल है, कोई ना गल है, रउआ के बता दे करें 2 मिनट के समय लेतनी। पहला बार पत्रकारिता करला खातिर या केस में रिपोर्टिंग, बालू के व्यवसाय में रिपोर्टिंग करला खातिर 2 केस भैल। पहला केस में हमारे हैदराबाद पर केस भैल, फाइन भैल 1 लाख रुपया। रउआ लड़बे ना करो, हम कहनी कि 1 रुपया फाइन ना दे, काहे ना दे हम? तो रउआ ये बताई, हम अपना वकील से लिखवाई कि हाइड्रा के बालू खनन में का रोल बा, अब मोटर एक्ट में एक फाइन करे के का प्रावधान बा। 2 बार के बाद 1 साल लागल, लेकिन तीसरा बेरा में हम बिना पैसा दिले हाइड्रा छोड़वा देनी। और वह बैठले बैठले जैसे चाहते नहीं कि फूक दी, फूके वाला बात नहीं है, एक लड़े के पड़े। हम पहले कहनी कि सबसे अगर बड़का माफिया बा तो ब्यूरोक्रेट्स बा, ओकरा पर केस हो जाए के चाहिए। पराली जरैला ला किसान पर केस हो जाता, आ नाव जरैला ला ओकरा हम लिखले रहनी हो दिन 5 कॉलम के खबर होला का। राजेंद्र राजीव भी कॉपी हुई, जागरण भी ओकरा के प्रमुखता से छपले बा कि जब पराली जज हो सकती है तो नाव जलाने का अधिकार आपको किसने दिया? अभी 1000 कोयलोड पुल पर नाव बा, 1000 में एक नाव में 10 लीटर मोबिल लगेला, आ कम से कम 40 से 50 लीटर डीजल लगेला। तो बताइए, इतना नाव डूब गए, इतना डीजल और मोबिल नदी में प्रवाहित हो रहा है, करोड़ों रुपया खर्चा होता। सरकार पर कोई बा, कोई एम से बैठल हुआ बताएं कि कोई केस करे गए ना, नाव कटा जाता है, डुबा जाता, अरे आके चुपचाप बैठ जाता है। ये बैठला से राव काम चले वाला नहीं के, रउआ लड़े के पड़ी, आ केस जब ले ना करम तो राव कोनो निदान नहीं के। आ एकरा खातिर ऐसा लोग अथी करी जो मीडिया के टारगेट हुआ कहते, मीडिया के माफिया बनावता। आज एगो FIR माफिया पर भइबे ना कर, जितना केस भइल बा सब भइल बा ट्रैक्टर के चालक पर, ट्रक के चालक पर, नाव पर, मजदूर पर, दुकानदार पर। तो ऐसे एकरा के समझे के जरूरत बा, आ बिना समझ ले कोनो चीज के बोलत, न्यायपालिका तक, विधायिका तक और कार्यपालिका तक यदि कोई डरता है तो सिर्फ पत्रकारों से डरता है।
इसलिए मित्रों, लांछन नहीं, अपने इरादा को साफ कीजिए, नेक कीजिए, नेक दिल से लड़ाई करिए। समय नहीं है इसलिए मैं उस पर विशेष नहीं बोलूंगा। और जेल की सड़कों के पीछे रह करके भी पत्रकारिता का काम करता रहा। बहुत बहुत आभार रवि जी, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो और इसी तरह से आप कलम चलाते हुए, गंगा मचाते हुए अपनी लेखनी को बरकरार रखें। मां जी से आप हमें संबोधित करें। पुनः स्वागत। और सभा में जितने भी लोग हैं उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार। मैं आपको एक बहुत अच्छा बात बताना चाहता हूँ, आप शायद ये गौर भी नहीं किए होंगे। ये मंच पर सबसे कम उम्र का लड़का मैं ही हूँ। इस मंच में आप देख सकते हैं सबसे कम उम्र का अगर कोई लड़का है वो मैं ही हूँ। तो सब हमारे पूजनीय पिता के समान हैं, उनके लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो मैं बात कर रहा हूँ, जो जिसके कारण मेरे को इतना सम्मान और मान मिला है, वो है पत्रकारिता। एक भैया थे, उन्होंने बोला कि पत्रकार क्या है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये पत्रकार वैसे लोग हैं ना जो आपके लिए जेल तक भी जाना पसंद करते हैं। आपके लिए एसोसिएशन का इतना बड़ा लड़ाई था, उसके लिए हम लोगों ने जेल जाना पसंद किया। यहाँ तक कि यहाँ के एसपी, खनन, परिवहन, सारे लोग का एक ही कहना था कि तुम इस अभियान से हट जाओ, हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं। मैंने कहा मैं इस अभियान से हटने वाला नहीं हूँ, आप बेशक मुझे जेल में डाल दो। यहाँ तक कि मेरी शादी तय हो गई थी और उसके बाद भी सब उन्होंने बोला कि या तो शादी कर ले या तो जेल चला जाओ। हमने कोई बात नहीं, हम जेल जाना मंजूर करेंगे। पता है क्यों? यहाँ सब लोग का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से इसीलिए आए हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? सबका यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी का नाव का प्रॉब्लम है, किसी का ट्रक का प्रॉब्लम है। पता है ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम लोग एक साथ एकजुट नहीं है। अगर एक साथ एकजुट रहेंगे ना तो क्या गवर्नमेंट, क्या आरजेडी गवर्नमेंट, क्या बीजेपी गवर्नमेंट, क्या जेडीयू गवर्नमेंट, सब आपके सामने झुक सकता है। सब के सब आपके सामने झुक सकता है। हम लोग को एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होकर हम लोग अपने अभियान को जारी रखें। मैं यही और हमारे लिए भी विशेष करके आज इस मंच पर बैठे हुए गुड्डू बाबा के लिए आप लोगों के बीच में एक नए काम की शुरुआत के साथ आपके बीच में आए हैं। और आज ही इसी तरह का एक विद्यालय का शिलान्यास हो रहा है गोरिया कोठी सिवान में। आप लोग सोचेंगे मैं वहां का नाम क्यों ले रही हूं। अभी तक बाबा ने 86 PIL पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। उसी वहां भी गए, उस स्कूल की जर्जर हालत को देखा, फोटो खींचा, कोर्ट में PIL किए। और आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि उस गांव से बड़े बड़े लोग निकले हैं, मंत्री, शंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर सब निकले, लेकिन किसी ने उस स्कूल के लिए, उस गांव के लिए कुछ नहीं किया। हमारे मंच पर उपस्थित गुड्डू बाबा ने फोटो खींचा, मैंने फोटो खींचा, गुड्डू बाबा ने उसको लिखित में लिए और हाई कोर्ट में PIL किए। आज उस जगह पे उस स्कूल के, नए स्कूल की जीर्णोद्धार, पुराना को छोड़ दिया गया, नए स्कूल के जो कि 1916 का बना हुआ स्कूल है, जर्जर हालत में वहां से कितने मंत्री, विधायक सब हुए, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। लेकिन हमारे गुड्डू बाबा ने जब उस धरती पे पैर रखा, आज वहां पे शिलान्यास हो रहा है नए भवन की। ये सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूं कि आपको भरोसा करना होगा। आपके बीच जो आए हैं उनका पूरा जीवन समाज के लिए ही बीत गया। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया,
न घर न जमीन, कुछ नहीं। आज के डेट में उनके पास कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। उनकी पूंजी है आपका भरोसा, आप लोगों का विश्वास, समाज के प्रति उनका समर्पण, यही उनकी पूंजी है। तो आज हम लोग यहाँ पे ट्रक एसोसिएशन और ट्रक जिला ऑनर एसोसिएशन डोरीगंज चिरांद, इस जगह पे बहुत अच्छा लगा कि एक स्कूल में ही हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप लोगों के बीच आए हैं। हम सिर्फ आपको एक भरोसा दे सकते हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई अब हमारी है। आप चाहे, बहुत लोगों ने कहा कि आपस में एक होइए, जुड़िए। आप आपस में जुड़े ना जुड़े, आप सहयोग दें ना दें, बस एक इंफॉर्मेशन जरूर दें, कि कैसे क्या होना चाहिए। ये जानकारी आपसे हमें सिर्फ चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। हम गुड्डू बाबा लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हमारा समय आपके लिए है। मैं यही कहना चाहती हूँ, यही भरोसा दिला सकती हूँ कि आपके बीच में जो बैठे हुए हैं, काला दाढ़ी से सफेद दाढ़ी हो गया, और आगे जब तक जीवन है वो समाज के प्रति समर्पित है। मैं भी उनके साथ समाज के प्रति समर्पित हूँ। आप सभी को, और माफी चाहूंगी, मैंने आप सभी को नमस्कार नहीं किया। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित लोग हैं, आप सभी को भी हमारा प्रणाम, पूरे डोरीगंज को मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज से 4 साल पहले तक मैं राजस्थान में मैंने पढ़ाई करी, मेरी शिक्षा दीक्षा राजस्थान से हुई, लेकिन मेरा पैतृक गांव नेटिव पैलेस बांका बिहार है। वहाँ पर मैं अधिशासी अभियंता के पद पर PhD ऑफिस में कार्यरत था। लेकिन 4.5 साल 5 साल सेवा देने के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने गाँव जाऊँ, क्योंकि मैं अपनी नौकरी से और अपने जीवन से कुछ पारिवारिक कारण या अन्य कारण से परेशान था। तो मैं अपनी नौकरी रिजाइन देकर सीधा मैं अपने नेटिव पैलेस बांका आ गया। वहाँ मैंने आकर देखा कि राजस्थान की कंपनी ने आकर बालू का एक हब बना रखा। उस हब में उन्होंने क्या किया है कि यहाँ के किसी भी लोगों को रोजगार नहीं दिया। उनके जो भी एम्प्लॉई हैं, या तो कोई यूपी से या कोई राजस्थान से, अन्य जगह से। सबसे पहले मैंने उनका मुद्दा देखा कि वो जो हमारे ट्रक व्यवसायी है, उनको 450, 600, 700 इस टाइप से चालान देते हैं। चालान का रेट कुछ और लिखा होता है, वो पैसा कुछ और लेते हैं। बालू देते कुछ और है, लिखते कुछ और है। वही लोग आगे जाकर गाड़ी पकड़वाते हैं और हम लोगों से फाइन भी वसूल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उनके खिलाफ RTI दाखिल किया। RTI दाखिल करने के बाद उनसे सवाल जवाब जब किया तो वहाँ से जवाब ये आया कि इनके नाम से तो 3 ही घाट है। इनके नाम से टोटल 3 घाट इन्होंने पूरे जिले में लिया और ये पूरे जिले का बालू खनन करते हैं, जिसकी जानकारी मैंने पूर्व में पंकज जी को दिया भी था। तो जब जानकारी लिया कि फिर लोकल लोगों पे ट्रैक्टर में, जैसे मैंने सुना नाविक संघ ट्रैक्टर के लोग जो छोटे मोटे अपना रोजगार करते हैं, कहीं 1 टेलर बालू उठा लिया घर बनाने के लिए, कोई मंदिर के लिए, कोई अन्य कारण में, उनकी इतनी लंबी लिस्ट मैंने देखी कि जो गरीब है, जैसे भाई साहब ने बताया कि किसी के पास पैंट है, किसी के पास शर्ट नहीं, और वो बालू माफियाज घोषित हो चुके हैं। लेकिन जिन्होंने 3 घाट का टेंडर लेके पूरे जिले का बालू उठाव करते हैं, उनके ऊपर कोई माफियागिरी का केस नहीं, क्योंकि उनका जो समर्थन और सपोर्ट है वो सीधे कहते हैं हमारा सपोर्ट तो पटना से नीचे तक है। इसी क्रम में मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं करेंगे, वो ना करते हुए अपनी शुरुआत अकेले खुद से करें। अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपके पास अपने आप भीड़ आ जाएगी और हम लोग इस मंजिल को हासिल कर लेंगे। और हमारे बिहार के लोग जो आज सबसे ज़्यादा भटकते फिरते हैं, जबकि हर संपदा हर चीज़ अपने बिहार में, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे राज्य में बिहारी से संबोधित होते हैं, गाली सुनते हैं, 10,000 रुपये कमाने के लिए जाते हैं। वैसी नौबत ना हो, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से सत्यम जी और सत्येंद्र भाई, नंदन जी, सभी लोगों ने आप सभी का बहुत बहुत आभार। आइए मैं निवेदन करूं, पंकज बाबू आप बोले, उसके पहले मैं 1 मिनट आता है। सुबह राजधानी से आप पूरे बिहार को
सबसे पहले मैं परिचय दिलाना चाहता हूं आप सभी साथियों के बीच में गुड्डू बाबा का, जिनका पूरा जीवन अगर गया है तो संग्राम में गया है और सत्य की जीत के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और इस धरती से फिर वो संग्राम शुरू हो रही है। ये संख्या बल अगर कम है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये गुड्डू बाबा जो खड़े हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई आम आदमी है, आम आदमी नहीं है। ये बड़े बड़े माफियाओं को धूल चटाने का काम किया है वो गुड्डू बाबा है। और ये माफिया कौन है? आपने सोचा होगा कि गुड्डू बाबा माफियाओं से, मैंने इस संग्राम को प्लान करके धीरे धीरे आगे की ओर ले जा रहा हूं। अब हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। आप जितने भी नाव संचालक हैं या ट्रैक्टर संचालक हैं या ट्रक संचालक हैं और खनन क्षेत्रों में काम करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं और कह रहे हैं कि हमारा बीवी बाल बच्चा भूखे हैं, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप एक नहीं हो। जिस दिन एक हो जाओगे किसी भी तानाशाही सरकार में हिम्मत नहीं है और एक होना होगा, नहीं तो विनाश होना होगा। चुनना तुमको है, चुन लो मेरे भाई, क्या चुनना चाहते हो? तो एक होना होगा। एक नाव से 20 आदमी और 1000 नाव, कितना लाख हो गया? एक नाव से 20 आदमी और 1000 नाव, कितना लाख हो गया? और कितने लाख के चूल्हा चौकी बंद हो रहे हैं और हम तमाशे भी। यही संख्या होनी चाहिए। नाव डुबा देता है, ट्रक पकड़ लेता है, ट्रैक्टर पकड़ लेता है, खनन क्षेत्रों में पकड़ लेता है। और जब तक मैं बार बार कह रहा हूं राजनेताओं की चमड़ी मोटी होती है। आज तक किसी ने हमारा आंदोलन में साथ दिया? कोई राजनेता नहीं दिया। इसके लिए दोषी कौन है? हम हैं। जात पे बटे हैं, धर्म पे बटे हैं, ईमान पे बटे हैं, भाई पे बटे हैं, भतीजाबाद पे बटे हैं। इनको छोड़ो तो हम इनकी चोट, वोट की चोट करेंगे और इनको खत्म करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं क्योंकि हमारे गुड्डू बाबा भी हैं और भी हैं। अब हमें भाषण नहीं देना है, आप लोग साथ दो, इस लड़ाई को आगे ले जाना है। अब मैंने अपना सबसे मजबूत और इनके इस आंदोलन में सम्मिलित होने, गुड्डू बाबा अगर सम्मिलित हुए हैं तो इसकी बात की 100% गारंटी है। आप लोग जितने भी आपके पास नेता अभिनेता आए होंगे उनको बॉडीगार्ड मिला होगा, देखे होंगे ना, SNMC राइफल इंसास सब लेकर के वो बहुत पैरवी पैसे से हुआ होगा। गुड्डू बाबा को जो बॉडीगार्ड मिला हुआ है, दो नहीं पूरा एक सेक्शन मिला था, माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर मिला हुआ है। पूरा जीवन इनको माननीय पटना उच्च न्यायालय सुरक्षा प्रदान करेगा और इन्होंने लिख के दिया है कि मैं पूरे जीवन एक पैसा का संपत्ति अपने लिए नहीं बनाऊंगा और अपना पूरा जीवन समाज को दूंगा। और क्या चाहिए? और आप साथ नहीं दे सकते हो, आप एक नहीं हो सकते हो अपने वजूद को बचाने के लिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं क्योंकि हमारे और ही अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। पुनः जोरदार ताली बजाइए, दोनों हाथ खोल के बजाइए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मीडिया के साथी फोटो लीजिए हमारे इन साथियों का जो अपने पत्रकारिता के माध्यम से दिन रात एक करके इस अभियान में लगे हुए हैं। वो चाहे ड्रग की समस्या हो, ट्रैक्टर की समस्या हो। आदरणीय गुड्डू बाबा को चरण स्पर्श और बाबा के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश मैं कर रहा हूं। इस मंच पे उपस्थित तमाम गार्जियन स्वरूप जो यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे भाई स्वरूप जितने भी युवा, सबको प्रणाम है। हमारे वक्ता सूची में जितने लोग बैठे हुए हैं उन्हें हाथ जोड़ के नमस्कार है, क्योंकि आपके दम पर सरकार चलती है, आपके दम पर सरकार चलती है और आज आप ही का दमन हो रहा है। कहाँ है आप? आपके दम पर सरकार चलती है और आप ही का दमन हो रहा है। क्यों शांत है आप? क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हैं? बार बार
संख्या बल की बात होती है, संख्या बल की जरूरत नहीं है, दिल को मजबूत करिए और सरकार से लड़ने की जरूरत है। लड़ने का मतलब केवल फरसा चलाना ही नहीं होता है, बंदूक चलाना ही नहीं होता है। लड़ने का मतलब जो है सत्याग्रह भी होता है। जब सत्य के लिए आग्रह करेंगे, सत्य के लिए जाएंगे, तो केवल खड़ा हो जाएंगे तो सरकार का प्रस्ताव में तो ट्रक मालिकों, ट्रैक्टर मालिकों पर फाइन क्यों करते हो अत्याचार? क्यों नहीं विचार करते हो कि तुम्हारे संरक्षण में पल बढ़ रहे भ्रष्टाचारी वहां पे अवैध खनन करते हैं और उन भ्रष्टाचारियों का लोड किया हुआ बालू जब रोड पे आता है तो ट्रक मालिकों पर आप फाइन करते हो। कहीं न कहीं दाल में काला है, कहीं न कहीं दाल में काला है। चोरी का सामान जहां रखा हुआ है उस जगह को चिन्हित नहीं करेंगे, लेकिन वहां से ट्रांसपोर्ट करके जो ले जाएगा वो चोर कहलाएगा। ये कौन सा नीति है, ये कौन सा नियत है? कहीं न कहीं हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों के नीति और नियत में खोट है। हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, देश के चौथे स्तंभ पर उंगली उठाने के पहले एक बार आप जरूर सोचिएगा कि अगर ये देश का चौथा स्तंभ नहीं होता तो आज के तारीख में जो आपकी स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है इससे बद और बदतर हो जाती, इससे बद और बदतर हो जाती। अलग बात है हम अपने हिस्से की लड़ाई, कोई और अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, लड़ हर कोई रहा है, लेकिन जिससे लड़ रहे हैं क्या वो अपनी बात सुन रहा है? इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि आपकी जाति यादव है, आपकी जाति राजपूत है, आपकी जाति व्यवसाय नहीं है। आप एक जाति के व्यवसायिक जाति में आइए, आपके व्यवसाय पे हमला हो रहा है। पिछले बार भी मैंने कहा था 10 लाख का रोजगार देने का वादा किया तो उप मुख्यमंत्री बना, 10 लाख रोजगार देने का वादा किया तो उप मुख्यमंत्री बना, 20 लाख रोजगार का वादा देने का वादा किया तो मुख्यमंत्री बना, 2 करोड़ का वादा किया तो प्रधानमंत्री बना। और यहाँ हजारों हजार रोजगार रोज हम दे रहे हैं, लेकिन हम फटेहाल और कंगाल जी रहे हैं। ये कौन सा नियम है, ये कौन सी नीति है? वहां पे भ्रष्टाचारियों के साथ थाने में बैठ करके, भ्रष्टाचारियों के साथ जो है आवास में बैठ करके गलबहियां करेंगे। अब जो पत्रकार रोड पर आपके कलई को दिखाएगा उसको बालू माफिया घोषित करेंगे। तो आज भी मैं देश के चौथे स्तंभ और यहाँ पर उपस्थित तमाम पत्रकारों को जय हिंद बोलना चाहूंगा और तमाम यहाँ पे उपस्थित जनता को जय हिंद बोलना चाहूंगा। और खास करके विकास चंद्र गुड्डू बाबा आप आए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जानता हूं कि आप आ गए हैं, इनका निदान होना तय है, तय है। ताली तब तक बजाते रहे जब तक माल्यार्पण होता रहे। दोनों हाथ खोलिए, सब लोग खोलिए, ऐसे नाम के लिए, अपने धरती के नाम के लिए जोरदार ताली बजती रहे। बगल वाले भी बजाइए, खैरी मत छोड़िए, ताली बजाइए, ताली तालियों में जोश और जुनून होती है। समस्या का समाधान हम चाहते हैं, हम चाहते हैं नाव चले, नाव डुबाई नहीं जाए, ट्रेन चलता रहे, ट्रेन से ट्रैक्टर चलता रहे, बालू की निपुटारी होता रहे और समाधान है गुड्डू बाबा, विकास चंद्र गुड्डू बाबा। और जोर से ताली बजाइए, और जोर से ताली बजाइए, जितना आपके हाथों में दम है, जितना आपकी हथेली में दम है, ताली बजाते रहिए अपने गुड्डू बाबा के लिए। बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। एक नए सूझ के उदाई के साथ इस लड़ाई की निपुटारी को समझ। मित्रों, गुड्डू बाबा का संबोधन हो उसके पहले मैं और सफेद कोट पहनकर आए हैं, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद शर्ट पैंट, सफेद कोट पहनकर आए हैं। बार बार निवेदन करने पर आने का फरमान सुनाए हैं। कोट पैंट में, कोट के पॉकेट में तो पेन भी सजाए हैं, कोट के पैकेट में तो पेन भी सजाए हैं, दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र भी बंधवाए हैं, त्रिकुटी पर लाल टीका भी लगाए हैं, त्रिकुटी पर लाल टीका भी लगाए हैं। समाजी
चलना चाहते हैं। हमारे नाव चलाने वाले भाइयों का नाव डुबाया नहीं जाए, काटा नहीं जाए और इनकी रोजी रोटी नहीं छीनी जाए। हम यही चाहते हैं ट्रक वाला जिंदा रहे, ट्रैक्टर वाला जिंदा रहे और जो लोग बालू की डिपुदारी करते हैं उनका व्यवसाय भी जिंदा रहे। सरकार को हम टैक्स देना चाहते हैं। हम चाहते हैं नावों का रजिस्ट्रेशन हो, पूरे बिहार के नावों का रजिस्ट्रेशन हो और सभी लोगों की नावें जैसे पहले चलती थी अभी भी वैसे चले। हम चाहते हैं अंडर लोडिंग खदान और लदान से लागू हो जाए। यदि खदान का लदान स्थल पर दाख लेने वाला यदि ठेकेदार मनमानी करता है तो उसके खिलाफ भी FIR हो, वह भी जेल जाए, उसका भी लाइसेंस रद्द हो। हम चाहते हैं NH19 को आवागमन के लिए सुचारू रूप से चले। बाबा बड़ी व्यथा के साथ कह रहा हूँ, 15 साल हो गया छपरा सोनपुर कोच नहीं चलती है, कोच नहीं चलती है। दिखवारा शीतलपुर जाकर के हम लोगों को कोच पकड़ना पड़ता है पटना जाने के लिए। कब चलेगा NH19 पर? रूढ़ी जी सांसद से लेकर के बिहार के मंत्री तक बार बार लिखने के बाद भी कोई सुने। हम चाहते हैं NH19 पर दुर्घटना नहीं हो। बाबा चितरंजन राय जी जानते हैं 1 महीना तक 1 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक हम लोगों ने अंदर अभियान चलाया। एक महीने में एक भी दुर्घटना नहीं हुई, कहीं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा। जो काम सरकारी मिशनरी का है, जो करोड़ों रुपया विभाग वेतन लेता है और वह काम नहीं करता है। हमारे ट्रक यूनियन के साथी चिरान से लेकर के डोरीगंज तक जितने साथी हैं सब लोग दशरथ राय से बुलू राय तक, जयप्रकाश और ओम प्रकाश भाई से लेकर के मैं सब लोगों का नाम रखूंगा, भानु भाई सतेंद्र सिंह जी, सब लोगों का नाम रखूंगा। बड़ा समय लगेगा। तहे दिल से लोगों ने मदद किया और तब जाकर के 1 महीने तक आंदोलन सफल रहा। 1 महीने में एक भी दुर्घटना नहीं हुई, कहीं जाम नहीं लगा। और 1 महीना के बाद जब हमने अभियान को विराम दिया है, पुनः जाम लगना शुरू हो गया, पुनः थाना का वसूली शुरू हो गया, खनन और परिवहन का वसूली शुरू हो गया। 50 गाड़ी को पकड़ा जाता है, 10 गाड़ी को फाइन किया जाता है। 40 गाड़ी से 2 लाख में जाइबा कि 5 लाख में जाइबा। 5 लाख देबो तो 1 महीने ट्रक सर, 2 लाख देबो तो नगद नारायण राव मालिक के बोला ट्रक लेके भागो। इस स्थिति से हम गुजर रहे हैं। बाबा इस पावन धरती पर, राजा मोढोज की धरती पर, राजेंद्र बाबू की धरती पर, जयप्रकाश नारायण के क्रांतिकारी धरती पर और चिराग के ऐतिहासिक धरती पर इन पत्रकारों के जमात के साथ जिंदा जितने लोग बैठे हुए हैं सब जिंदा समाज के लोगों के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं हमारी नावें नहीं काटी जाए, चले पहले की तरह ना चले। हम सरकार को टैक्स देना चाहते हैं। हम चाहते हैं नावों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, हम चाहते हैं डिपुदारों का रजिस्ट्रेशन हो जाए और जैसे पहले डिपू का काम चलता था वैसे चले, जैसे पहले नदी में नावें चलती थी वैसे ही चले। ट्रक वाला ट्रैक्टर वाला आबाद रहे, डिपुदार भी जिंदा रहे। अपने इसी आत्मनिवेदन के साथ आपको प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूँ आप हमें अपना आशीर्वचन दें ताकि इस अभियान में हम आपका साथ निभा सके और ये सफलता की हो जाए। मातृभूमि मानवता की जय। सत नमन। कौन कहता है कि अब आंदोलन नहीं हो सकता? कौन कहता है कि परिवर्तन नहीं हो? उन्हें जानते हैं जिनके पॉकेट में पैसा नहीं था, पटना की शहरों में जाकर बड़े बड़े लोग के बीच कहते थे कि अब हमारा पटना में रहे के लायक ढेबुआ बगली में नहीं। सही मार्ग के लिए आज भी जब मैं यहां आया, मैं गंगा का भक्त हूं, लोग मुझे गंगा का पुत्र कहते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत भी पटना के उस स्थल से हुई थी जहां मानव अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है। वह स्थल है पटना का श्मशान घाट, बास घाट, जहां लोग अंतिम यात्रा पूरी करते, वहां 7 साल रहने के बाद
मां गंगा के आशीर्वाद से मैं बाहर निकला भय मुक्त होकर। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं अब तक जो काम कर रहा था अनसंग हीरो के तरह कर रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा था, लेकिन यहां पर आने के बाद आज मुझे कहने में यह गर्व हो रहा है, कॉलर उठा के कह रहा हूं, इसे उठा कर कह रहा हूं कि मेरे अंदर आज वो ऊर्जा संचारित हो चुकी है जो किसी आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को देखते थे, मैं आज उनकी ऊर्जा का संचार अपने अंदर देख रहा हूं। गांधी का जीवन तो मैंने जिया ही है शांतिपूर्ण तरीके से। आपके बीच खड़ा यह साधारण सा व्यक्ति इस देश में 86 जनहित याचिका पूरी करने का गौरव रखता है, आपको गौरवान्वित करता है। 2-4 जनहित याचिका के बारे में बताना आवश्यक समझ रहा हूं, जो आम लोगों से जुड़ा है। आज से 5 साल पहले हमारे गांव के लोग गरीब जो पीडीएस की अनाज खाते थे, अंत्योदय योजना के तहत जो 3 रुपए 2 रुपए की अनाजें आती थी, वह सही गली होती थी, डीलर बदनाम होता था। इसके लिए हो जब किसानों का अनाज सीधा जाना था आपको गोदाम में और गोदाम से सीधा डीलर के पास, लेकिन एक तिगड़म था कि फ्रेश अनाज जो था, नया अनाज सीधा मार्केट में जाता था और मार्केट का सारा अनाज गोदाम में जाता था और वहां से आता था डीलर के पास। यह चक्र आपके गुड्डू बाबू ने पूरे बिहार में तोड़ दिया। आपका छपरा जिला भी था, सारण के डीएम का चिट्ठी मेरे पास थी, 17 जिले के डीएम की चिट्ठी मेरे पास आई आरटीआई से, उसमें लिखा था कि जो अनाज आया है वह मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं है। और आपको बताएं, आश्चर्य होगा, सबसे पहले कहीं कुछ पकड़ा गया तो नालंदा जिले में पकड़ा गया, क्योंकि जो आए थे भारत सरकार के सचिव थे फूड निगम के, उन्होंने सबसे पहले वहीं छापेमारी की थी और नालंदा में ही वह अनाज सबसे पहले पकड़ा गया था, सड़ा गला। जब मैं कोर्ट में गया तो आश्चर्यजनक बता रहे हैं कि दूसरे दिन ही राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है और मेरे पास घर में किताब है जो गाइडलाइन बनी थी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ऐसे जाकर अनाजों को देख रहे थे और हमारे लोगों तक अब साफ सुथरा अनाज मिलने लगा है। यह एक मेरा प्रमाण है संघर्ष का। और समाज के लिए करते हो तो समाज के लिए यदि 1 पैसा करते हो तो राज कपूर का गाना जो था वो 100 पैसा देती है। सामाजिक कार्यों को करने का नतीजा है कि मैं इस देश ही नहीं, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के कांधे पर भी हाथ रख चुका हूं, रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित हो चुका हूं। जिंदों के लिए ही नहीं, इस देश में कानून बना है आपके गुड्डू बाबा के संघर्ष की वजह से। 70,000 लावारिस लाशों का डाटा मैंने कलेक्ट किया था हर राज्य के डीजीपी के माध्यम से। कोई बाहुबली होगा, माफिया होगा, 1-2 थाने में केस दर्ज होगा, लेकिन आपका गुड्डू बाबा का नाम इस देश के प्रत्येक थानों में दर्ज है। ड्यू टू आरटीआई सूचना में मैंने मांगा था कि आपके यहाँ कितने लाश पाई गई है लावारिस, उसके निष्पादन क्या क्या तरीका है। यह कानून इस देश में बन चुका है जिसका नाम है डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज बाय विकास चंद्रा गुड्डू बाबा। बिहार का कोई बेटा नहीं है कि संघर्ष करता है और दिल्ली में जाकर कानून बनवाता है। और कह सकता हूं, मैं कहता हूं, लेकिन हमारा कोई भी जो है आज तक किसी राजनेता ने कोई खंडन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता है
कि खंडन करेंगे तो उससे महाखंडन करके ये साबित कर देगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं यहाँ आया हूँ, इसकी जानकारी सारण के डीएम साहब को भी है, एसपी साहब को भी है, थाना को भी है, सभी लोगों को जानकारी है कि विकास चंद्र गुड्डू बाबा यहाँ जा रहे हैं, चिरांद में आ रहे हैं। सारी रिपोर्टिंग सरकार तक चली जाएगी कि यदि कोई यह सोचता है कि नावें बंद कर देंगे, नाव को काट के नदी में डुबा देंगे, तो प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी है दुनिया में, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप काटने की कोशिश करोगे, स्वतः कट के जमीन दोज हो जाओगे। अरे मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन जेएनयू के साइंटिस्टों ने कहा है कि गुड्डू बाबा यू आर ए रियल साइंटिस्ट, आप सामाजिक वैज्ञानिक हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों ने मुझे कहा, 2017 में आईआईटी रुड़की ने आपके गुड्डू बाबा को सम्मानित करते हुए कहा कि गुड्डू बाबा को किसी ने नहीं कहा था कि गंगा को बचाने के लिए आओ या समाज के लिए आओ, यह स्वतः आए थे। इसलिए स्वतः और स्वच्छ हृदय से किया गया कोई भी कार्य निसफल नहीं होता है। नदियां हैं, गंगा है, कोई भी नदी है, मैं तो कहने के लिए विवश हो रहा हूं कि यदि ऐसा हो गया है तो मैं कह सकता हूं कि सूबे के मुखिया का ब्रेन ड्रेन हो गया है। और ब्रेन ड्रेन जो वर्ड है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक वर्ड है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा का पलायन। अंदर की जो प्रतिभा है वो कहीं पलायन कर गई है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कैसे हो गया कि नदी में नावें नहीं चलेंगी तो क्या पे अन्य मार्ग पर चलेगी नाव, क्या मार्ग सुरक्षित नहीं रहेगा? क्या बात है, नदी में नाव नहीं चलेगी। अभी तक आप लोगों के खिलाफ एक भ्रम फैलाया गया, साजिश फैलाया गया। ट्रक ऑनर का मतलब बाहुबली, असामाजिक तत्व, नाविक का मतलब बालू माफिया। यह भ्रम आज से इस पवित्र माटी से मैं तोड़ने का वचन देता हूं और यह लोग अब नहीं कहेंगे। नाव पर जो नाविक होते हैं, जो खनन करते हैं, मैं राजनेता नहीं हूं, लेकिन आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि प्रत्येक नाविक के घर का एक व्यक्ति बिहार के सरकारी नौकरी में जाने का हकदार हो जाएगा। बालू फिर गंगा से मैं निकला हूं, मेरी यात्रा गंगा से शुरू हुई थी, गंगा बचाओ अभियान। आप लोग नेट पर सर्च करेंगे तो मुकेश अंबानी के साथ मैं खड़ा हूं। बीबीसी ने मुझे कहा है गंगा का सिपाही। मैं अपने आप को थोड़ा दोषी मानता हूं कि 2000 में जब गंगा बचाओ अभियान की शुरुआत मैंने की थी तो ये बालू बचाओ अभियान की शुरुआत भी मुझे साथ साथ करनी चाहिए। बालू से बड़ा कोई भी, मैं समझता हूं डेवलपमेंट के लिए कोई चीज नहीं हो सकता है। यदि बालू को अलग कर दीजिएगा तो आपका कोई आशियाना कुछ भी खड़ा ही नहीं होगा। और हर लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन, ट्रक मालिक अपना पूंजी लगाते हैं, नाविक अपना श्रम देता है नाव को बनाने में, जैसा जानकारी मिला 25-30 लाख की लागत आती है। पैसा भी ये लगाते हैं और अपमान भी यही सहेंगे। मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं सीधा कहता हूं कि भ्रष्टाचार की सीढ़ी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आती है। शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदार हो जाएगा, एक थाना प्रभारी ईमानदार हो जाएगा, उसके एरिया का क्राइम नहीं होगी। मैं आज भी इसको मानता हूं। जितने भी हैं
ट्रक एसोसिएशन हो, ट्रैक्टर हो, नाविक हो, सबका सम्मान बढ़ेगा। इनके सम्मान को बढ़ाने का मैं आजीवन काम करूंगा। मैं इधर कुछ दिनों से जैसे मुझे जानकारी मिल रही है, मैं ऐप का अध्ययन कर रहा हूं। लड़ाई सिस्टम से होगी और आपके गुड्डू बाबा को मां गंगा का आशीर्वाद है, अपने माता पिता का संस्कार है कि मैं आज तक कोई मुकदमा हारता नहीं हूं और यहां भी मैं नहीं हारूंगा। हमारी स्थिति है, कभी आप लोग आके देखिए, न्यायपालिका पूछती है, कोर्ट पूछता है कि गुड्डू बाबा अब क्या समस्या आपको हो गई। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ वहां पर, तो जो ये समस्या आ गई है, इसलिए मुझे पुनः आना पड़ा है। मैं अध्ययन कर रहा हूं। हम लोग एक बार फिर मिले 14 जनवरी के बाद, और इसके पहले कागजात मुझे उपलब्ध कराए, मैं लिखा पढ़े शुरू कर देता हूं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा 87वां जनहित याचिका जो है इस मुद्दे पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में मैं दर्ज कर दूंगा। और मैं आश्वस्त कर दूं कि वकालत की डिग्री मेरे पास नहीं है, गंगा की कृपा है। अपना स्वच्छ हृदय से काम करने का जो तरीका है, मैं स्वयं अपनी बात माननीय उच्च न्यायालय में रखता हूं, इसलिए हमारे बीच भी कोई नहीं आता है। सीधे जज महोदय होते हैं और मैं होता हूं। और चूंकि मेरी आवाज जो होती है न्यायपालिका में, वो जनता की आवाज होती है, इसलिए मेरी विजय हो जाती है।